गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन साहब की लिखी हुई ये रचना है। तो इसका हमने पहले पाठ का सार समझा, फिर प्रश्नोत्तर की बात की। अब इसमें से हम लोग कुछ शब्दार्थ की बात करेंगे। आपकी क्लास में आते आते हालांकि शब्दार्थ वगैरह बच्चे खुद ही याद कर लिया करते हैं, लेकिन जो ज़रूरत मुझे महसूस होती है कि आप लोग ऐसे पूरी तरह नहीं करते हैं, क्योंकि परीक्षा जो आपने दी है उसमें भी समझ में आता है कि आपने शब्दों का ज्ञान ठीक से नहीं लिया। जो पाठ में शब्द दिए हुए हैं आपने उनको पढ़ा नहीं या फिर ध्यान नहीं दिया उन पर। तो इसीलिए मैं आपको शब्दार्थ अलग से लिखवाता हूँ, ताकि कम से कम आप उनको याद करें तो कुछ नए शब्दों से आप परिचित हो सकें। तो आज हम लोग शब्दार्थ ही करेंगे इसका, जिसमें देखते हैं क्या क्या है इसमें, शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले है, मैं बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको मैं बहुत आसान समझता हूँ आपके दृष्टिकोण से कि आपको इसका पता ही होगा, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो आप लोग उसमें भी गलतियाँ कर देते हैं। तो इसके लिए अभ्यास बेहद ज़रूरी है। किसी भी शब्द को आप आसान या किसी भी समस्या को आसान मत समझिए, उसको जितना ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है उतना दीजिए, तभी वो आसान बनेगा आपके लिए। नहीं तो वो आसान से आसान जो प्रश्न है या शब्द है या जो भी समस्या है, जीवन में भी ऐसा ही होता है, वो आपके लिए भारी हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ को उतना ही ध्यान देना है, किसी में भी कम ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ध्यान सब चीज़ पर देना है बराबर। तो पहला शब्द है इसमें परिंदे। इसका अर्थ होता है पक्षी। ये बहुवचन है परिंदे, परिंदा होता है इसका एक वचन। उर्दू में इसका प्रयोग होता है तो परिंदा से परिंदे, लेकिन पक्षी हम यहाँ सीधे पक्षी भी कहेंगे तो वो, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो वो अपने आप बहुवचन हो जाता है। दूसरा है हुजूम। हुजूम, हुजूम कहते हैं भीड़ को, जो एक साथ बहुत सारे लोग या झुंड को कहते हैं हुजूम एक्चुअली। तो इसको आप कह सकते हैं भीड़ या झुंड। लोगों के हुजूम मतलब बहुत सारे लोग हैं वहाँ। वादी, एक वादी का अर्थ होता है वादी प्रतिवादी, वाद करने वाला, वो यहाँ नहीं है। यहाँ वादी का मतलब है जो घाटियाँ होती हैं, जो ऐसे फैले हुए क्षेत्र होते हैं जिनके दोनों तरफ कुछ ऊंची जगहें हो, तो उसको अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो कहते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग किसी भी क्षेत्र को, किसी भी फैलाव को वादी कह देते हैं, हालांकि उसका अर्थ घाटी होता है। वैली, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं वैली। सैलानी, कई बार आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये शायद सैनानी को गलती से लिख दिया गया है। कई बार आप सैनानी को अलग तरह से देख लेते हैं, तो नहीं, ये सैलानी है। सैलानी कहते हैं घूमने फिरने वाले लोगों को, पर्यटकों को अक्सर सैलानी कहा जाता है। यात्री,
यात्री कहिए इसको। या पर्यटक भी कहिए। अंतहीन, एंडलेस आप अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं। जिसका कोई अंत न हो, या नहीं समझ में आए जिसका अंत, भले उसका अंत हो लेकिन हमारी समझ में नहीं आए तो उसको हम अंतहीन कहते हैं। अंतहीन आकाश, इसका कोई अंत है ही नहीं, तो इसलिए उसको अंतहीन कहा जाता है। आप जितना आगे जाएंगे वहाँ से उतनी दूर तक और आकाश दिखेगा। पलायन, मिटा देता हूँ इसको। एक सेकंड रुकिए। पलायन का अर्थ होता है भाग जाना। बांग्ला में भी भागने के लिए पला शब्द का ही प्रयोग होता है। ये संस्कृत से है लेकिन बांग्ला में भी इसका उपयोग होता है। हरारत, हरारत आप इसको ऐसे कहिए, हल्की गर्मी कहिए। मतलब जैसे अपने जिस्म की हरारत देखा, गर्मी ही है। इसमें तो हल्का ज्वर लिखा हुआ है लेकिन ज्वर से मतलब नहीं है, गर्मी। शरीर के अंदर हमारे गर्मी होती है, जो हमारे जीवन का लक्षण है एक कि हमारा शरीर गर्म होना चाहिए। ठंडा पड़ गया मतलब ख़त्म हो गया, तो वो उसी को हरारत कहा गया है। सोता, सोता, सोता का मतलब आप लोग जैसे कोई सो रहा है तो उसको सोता कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सोता का अर्थ है, सोता एक संज्ञा है। यहाँ सोता कहते हैं स्रोत से सोता बना है, तो
पानी का जो झरना कह लीजिए उसको, या कोई स्रोत है जो निकल रहा हो कहीं से, उसी को सोता कहते हैं। पानी का, या सीधा मैं झरना ही लिख देता हूँ, झरना या पतली नदी या नाला भी कह सकते हैं इसको। नाला मतलब वो गंदे पानी वाला नाला नहीं, पानी का जहाँ बहाव होता है। मिथक, तो अंग्रेजी में भी मिथ ही कहते हैं। ऐसी कथाएं जिनका कोई प्रमाण न हो उसको कह सकते हैं आप मिथक। इसमें क्या दिया है, प्राचीन कथाओं के तत्व। चलिए यही लिख देता हूँ। कथाओं से उपजी मान्यताएं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। मतलब किसी चीज़ का एक बन जाता है ना कि ये ऐसे करने से ये होता है, तो उसके लिए कहीं कोई साइंटिफिकली या कहीं कोई प्रमाण नहीं होता है। ये किसी कहानी से लिया गया, कहीं से बातें चलते चलते वो एक मान्यता बन गई कि ऐसा ही होता है, उसको मिथक कहते हैं। जैसे 16 सोमवार का व्रत करने से ये इस तरह का कुछ होता है पुण्य, तो या बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनसे कुछ मान्यताएं निकलती हैं, जिनको हम मानने लगते हैं, उनका पालन करने लगते हैं, तो उनको मिथक कहा जाता है। शोक, इसको कह सकते हैं आप चंचलता, चंचल, तेज, उसके बाद है हिदायत, हिदायत, हिदायत का मतलब होता है निर्देश देना, निर्देश, डायरेक्शन। निर्देश, पलायन, हरारत, सोता, मिथक, शोक, हिदायत। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। काया, मैथिली में भी काया बोलते हैं शरीर को। क्षति,
एक होता है सती, जो पति के प्रति वफादार रहने को एक तरह से सती कहा जाता था। उसकी एक प्रथा पहले होती थी जिसमें पति की चिता के साथ पत्नियां जल जाया करती थी, तो उसको सती प्रथा कहा जाता था। ऐसे सती का अर्थ होता है पति के प्रति वफादार होना, लॉयल होना। तो ये शती है 100 साल वाला, इसको क्या कहेंगे सती को, इसमें क्या दिया है, सौ वर्ष का समय, हाँ वही कह सकते हैं। मतलब उस ये जो चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है 21वीं सदी, तो शती उस समय को ही कहेंगे, 100 वर्षों के समय को ही कहेंगे, इसको सदी कहते हैं। इसमें मुझे शंका है कि इसमें होना चाहिए था, चलिए और भी कुछ इसको किया जा सकता था। हिफाजत, सुरक्षा, और क्या है, समर्पित, पूरी तरह अर्पित, मतलब किसी चीज़ के प्रति पूरी तरह अपने आप को उसमें लगा देना कह सकते हैं, या किसी चीज़ को पूरी तरह लगा देना, समर्पित करना मतलब दे देना पूरी तरह से। कायल, कायल को कहते हैं, मैं आपकी इस बात का कायल हो गया, मतलब किसी चीज़ से बहुत प्रभावित हो जाना, मान लेना, तो उसी को कायल कहते हैं। मानने वाला प्रशंसक, हाँ ये भी है। हालांकि सीधा प्रशंसक भी लिख सकते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा है, मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूँ इसको। मानने वाला प्रशंसक, इसको अलग अलग लिखना चाहिए। या प्रशंसक भी कह सकते हैं। पसरी, मतलब हो गया फैली। पसरना मतलब फैलना। उसके बाद है
अनुरोध, आग्रह, सौंधी, सौंधी कहते हैं मिट्टी की खुशबू को। अक्सर गर्म मिट्टी पर जब पानी पड़ता है तो उससे जो सुगंध आती है उसको सौंधी कहते हैं। इसको जलने की खुशबू आप कह सकते हैं, जलने की सुगंध। इसमें समझना ये पड़ेगा कि जलने से अधिकतर दुर्गंध ही आता है ज़्यादातर चीज़ों के जलने से, लेकिन जब मिट्टी जलती है या गर्म होती है तो उस पर अगर कोई चीज़ पड़ता है और जलता है तो सौंधी खुशबू आती है। जैसे चाय अगर बनती है तो उसमें थोड़ा सा जो दूध जलने जैसा हो जाता है तो उसकी एक खुशबू आती है, इसको लोग अच्छा मानते हैं। उसी तरह से खूब गर्मी, खूब धूप है, कड़ी धूप है और उस पर बारिश हुई तो उस समय जो गंध उठती है। घड़ा आप नया खरीद के लाइए, उसमें पानी रखिए, उसमें जो एक खुशबू आती है तो वो जली हुई मिट्टी की खुशबू होती है। तो इसको ये मतलब सकारात्मक ये है जलना, तो इसलिए इसको जलने की सुगंध कहा गया। जलने का सुगंध कह सकते हैं, जलने का सुगंध। अधिकतर मिट्टी के लिए ही इसका प्रयोग होता है। सोनी खुशबू उसी को कहते हैं। जैसे सोन, सोन अपने यहाँ जो बोलते हैं देहाती भाषा में, सोन लग रहा है तो वही सौंधी से सोन हुआ। संकल्प का मतलब आप इससे जानते ही हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इरादा या निश्चय, पहेली, इसको रहस्य कह सकते हैं। समझने में जो मुश्किल हो उसी को तो रहस्य कह सकते हैं। नैसर्गिक, और आप सिर्फ अर्थ याद नहीं करेंगे, इनको लिखना भी सीखेंगे। आप बहुत गलतियां करते हैं। प्राकृतिक, प्राकृतिक, नेचुरल जिसको कहते हैं। प्रतिरूप, बिल्कुल वैसा ही, किसी चीज़ का कॉपी मतलब बिल्कुल वैसा ही जो हो उसको कहते हैं, ये तो उसका प्रतिरूप है। ठीक है। टापू आइलैंड को कहते हैं, आप लोग जानते हैं, चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ उसको टापू कहते हैं। अथाह का मतलब होता है बहुत गहरा। मिटा ही देता हूँ।
जिसका खाह पाना कठिन हो, कठिन हो। खाह पाना मतलब जिसके बारे में अंदाज़ा लगाना कठिन हो। अथाह हो गया, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो। खाह तो आप अंदाज़ा भी लिख सकते हैं, लगाना मुश्किल हो। इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं, यायावरी। घुमक्कड़ी इसको कह सकते हैं आप सीधा, घूमते फिरते रहना, एक जगह टिक कर नहीं रहना। यायावर कहते हैं घुमंतुओं को। सुराग, संकेत भी कह सकते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको क्लू कहते हैं। सुराग को आप मतलब किसी चीज़ के लिए कोई संकेत मिले उसको सुराग कहते हैं कि मैंने सुराग पाया तो यहाँ तक पहुँचा। अधिकतर जो क्राइम होते हैं उसमें कहा जाता है कि क्रिमिनल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। क्लू अंग्रेजी में इसको कहते हैं, संकेत कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके शब्द हैं, उनके अर्थ हैं, इनको आप याद करिएगा, लिखने का अभ्यास करिएगा ताकि गलतियाँ ना हो वर्तनी में, और इसको याद करिएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।